हर हर महादेव सभी को। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र साथ ले जाते हैं। आओ जानते हैं कि कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है और कहाँ-कहाँ कब इसका आयोजन होता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ एक मेला ही नहीं, महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। धार्मिक सम्मेलनों की यह परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है, जब ऋषि और मुनि किसी नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श किया करते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। कुंभ आयोजन क्यों होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोटक बढ़ जाते हैं और इसका असर धरती पर भयानक रूप में होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11 से 12 वर्ष के बीच सूर्य पर परिवर्तन होते हैं। संभवतः प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे, तभी यह आयोजन करके इस बात के संकेत दिए गए। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के अंत में निकला था अमृत भरा घड़ा। इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृतपान के लिए होड़ लग गई थी। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि उस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व अत्यधिक होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ का आयोजन कहाँ-कहाँ और कब-कब होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, शिव पुराण एवं वराह पुराण
और ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच 3 साल का अंतराल होता है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्ष माने गए हैं। इसीलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता यह है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का आयोजन देवलोक में। इसी मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अर्ध कुंभ और सिंहस्थ कुंभ में क्या अंतर है। अर्ध का अर्थ होता है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 साल का अंतराल होता है। यहाँ माघ मेला संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 वर्ष के बाद ही होता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है, जबकि यह सही नहीं है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है।
सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति की तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। दरअसल अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ, जो मनुष्य के 12 वर्ष के समान है। अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग अवसर रहते हैं, वहाँ कुंभ पर्व इन राशियों के ग्रहों के संयोग पर आयोजित होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे हैं। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। अमृत की ये 4 बूंदें जहांगीरी गंगा नदी प्रयाग और हरिद्वार, गोदावरी नदी नासिक, क्षिप्रा नदी उज्जैन, सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी और गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। क्षिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं। अगर तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे।